हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंशु कुमार झा। आज से आपका फिजिक्स क्लास 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ ओमेगा प्रो क्लासेस में। आप सभी का इस बहुत ही स्पेशल ओकेजन पे भव्य स्वागत है। चलिए हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्टरी सेक्शन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है उसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम लोग इसके आगे के विश्लेषण में बढ़ेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टर्म है ये बेसिकली दो वर्ड से मिलके बने हुए हैं। फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉन, दूसरा है स्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रॉन से तो सभी को बेसिकली ये फील आता है कि हम एक एलिमेंट्री पार्टिकल्स की बातें कर रहे हैं जिसके पास चार्ज है। और स्टैटिक्स का मतलब है कि एक डायनामिकल स्टेट जिसमें कोई बॉडी कैसे इवॉल्व कर रहा है, और उस डायनामिकल स्टेट्स में जो इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर होगा उस पूरे सेक्शन को, उसके सारे प्रॉपर्टीज को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा जाएगा। तो बेसिकली जो डायनेमिक्स होंगे वो तीन चीजों पे डिपेंड करती है। पहले हम लोग डायनेमिक सेक्शन को देख लेते हैं, फिर चार्ज में डायनेमिक्स ऑफ स्टेट्स लगा करके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को देखेंगे। ठीक है, तो पहला जो आपको डायनेमिक सेक्शन हो सकता है वो हो सकता है चार्ज इन स्टेट। इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या कोई भी चार्ज पार्टिकल हो सकते हैं, कोई भी चार्ज बॉडी होते हैं, उसकी जो वेलोसिटी होती है वो होती है 0। और अगर ये कंडीशन आपको मिला, इफ वेलोसिटी ऑफ द एनी चार्ज बॉडी और सिस्टम इज 0, तब आपको कंडीशन आता है स्टैटिक्स की। स्टैटिक्स का मतलब हुआ कि चार्ज मोशन में नहीं है। और जब इसकी प्रॉपर्टीज का डिस्कशन किया जाता है तो उस सेक्शन को, उस पूरे के पूरे ब्रांच को हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, दूसरा जो डायनेमिक कंडीशन हो सकते हैं वो कंडीशन हो सकता है कि आपको चार्ज जो मोशन में हो और उसकी वेलोसिटी जो होगी वो आपको नॉट इक्वल टू 0 हो, और दूसरी कंडीशन उसकी वेलोसिटी जो हो वो कांस्टेंट हो। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी देन dv बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जिसको आप लोग जानते हैं एक्सेलरेशन के नाम से, दैट विल बी इक्वल टू 0। और अगर एक्सेलरेशन 0 होगा तो देखिए, अगर कोई चार्ज पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन 0 है और कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है, तो दो कंडीशन वहां अराइज हो सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो वहां पे आपको जनरेट होंगे, आइदर वो तो वैरी करता हुआ दिख सकता है या फिर कुछ हद तक कांस्टेंट भी दिख सकता है। लेकिन इस कंडीशन में जो आपको बिहेवियर देखने को मिलेगा उसका डिस्कशन हम लोग एज ए इलेक्ट्रिक करेंट एंड एज अ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये दोनों सेक्शन में देखेंगे, जहां पे आपको कोई चार्ज बॉडी या फिर कोई एलिमेंट्री पार्टिकल जिसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी वो मोशन में होगा। चलिए हम लोग तीसरा कंडीशन, तीसरा डायनेमिक स्टेट को भी देख लेते हैं। इस डायनेमिक स्टेट में बेसिकली जो आपका चार्ज होता है वो एक्सेलरेटेड मोशन में होता है। दैट मीन्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी नॉट इक्वल टू 0 और एक्सेलरेशन आपको कोई नॉन जीरो मिलेगा। इस कंडीशन में ये पक्का है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगा, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड वैरिंग नेचर के होगा, टाइम के साथ वो वैरी कर रहा होगा। एंड मैक्सवेल की थ्योरी, इस पे हम लोग बाद में डिस्कशन भी करेंगे जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ेंगे। मैक्सवेल की थ्योरी ये कहती है कि अगर आपको वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे मिलेगी तो दैट विल प्रोड्यूस a varying magnetic field, and the varying magnetic field and varying electric field के consequentially इफेक्ट के कारण आपको वहां पे जनरेट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो आपके लेटर सेक्शन में पढ़े जाएंगे। तो ये बेसिकली इसके डायनेमिक सिस्टम थे। लेकिन हमारा अभी का काम सिर्फ और सिर्फ इस कंडीशन में है, जिस कंडीशन में हम लोग इलेक्ट्रॉन के स्टैटिक्स कंडीशन की बात करेंगे, उसके रेस्ट में होने की बात करेंगे, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम देते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पढ़ने से पहले बेसिक हमको जानकारी चाहिए, और बेसिक जानकारी चाहिए हमको चार्ज के बारे में। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि चार्ज क्या होते हैं। अब चार्ज से समझने से पहले एक छोटा सा मॉडल है, इसके बारे में सभी लोग पहले से ही जानते हैं। हालांकि ये जो चैप्टर और डिस्कशन है ये तो काफी लंबा है, लेकिन इसको हम लोग थोड़ा शॉर्ट में देखते हैं। तो आप जानते हैं कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स
जिससे हम लोग पूरे के पूरे मटेरियल्स को बना हुआ देखते हैं। जो बिल्डिंग ब्लॉक है ऑल द मटेरियल्स का, वो आपको एक एटम है। ठीक है, अब इस बिल्डिंग ब्लॉक्स जिसको हम लोग एटम्स कह रहे हैं, उसके स्ट्रक्चर को अगर ध्यान से देखा जाए तो इसके कोर में आपको मिलेंगे न्यूक्लियस, और इसके चारों ओर रिवॉल्व करता हुआ आपको दिखेगा इलेक्ट्रॉन। और अगर हम लोग न्यूक्लियस के अंदर देखें तो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टिकल दिखेंगे आपको, जिसको हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। फर्स्ट इन द न्यूट्रॉन एंड सेकेंड वन इज द प्रोटॉन। एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये दोनों एलिमेंट्री पार्टिकल लगते हैं। जैसे आज के तो बहुत ही मॉडल इवॉल्व कर चुका है, जितना भी हम लोग आज के जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन को भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, क्वार्क्स के मॉडल है, प्रोटॉन को भी डिवाइड कर सकते हैं, न्यूक्लियस के अंदर भी मोर देन 27। हाँ, हम लोग जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर भी आज के समय में ये पता है कि मोर देन 27 तरह के पार्टिकल्स मिलते हैं। बट इस प्रोटॉन और इस इलेक्ट्रॉन एंड इस न्यूट्रॉन को हम लोग एलिमेंट्री पार्टिकल कहेंगे, क्योंकि इसको बेसिकली अभी के लेवल पे, क्लास 12 के लेवल पे आप यही मान के चलिए, दीज आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स। और इस फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में एक और बहुत ही विशेष बात मैं आपको बताता हूं कि ये जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, दोनों आपको चार्ज नेचर के होते हैं, दोनों चार्ज कैरी करते हैं। और इलेक्ट्रॉन पे भी आपको वही अमाउंट का चार्ज दिखता है जो प्रोटॉन पे दिखता है, और जिसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब है। तो बेसिकली कोई भी सिस्टम, कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट आपको दिखेगा, और अगर वो चार्ज दिखेगा तो रीजन उसके बिहाइंड में जाके आपको यही मिलने वाले हैं कि उसके पास जो चार्ज होने का रीजन है, आइदर इट विल हैव द एक्सेस इलेक्ट्रॉन एंड आइदर इट विल हैव द लेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसकी चर्चा अभी हम लोग करेंगे बेसिकली, लेकिन हमको ये समझना चाहिए किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी चार्ज बॉडी में अगर हमको चार्ज जैसा बिहेवियर शो कर रहा है तो उसका रीजन कहीं ना कहीं यही एलिमेंट्री पार्टिकल्स है। चलिए आगे हम लोग इसके एक बेसिक डेफिनेशन को देखते हैं कि चार्ज को डिफाइन कैसे किया जाए। जब भी आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज चार्ज, ठीक है, आप ये कहेगा कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होते हैं, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, दोनों का बिहेवियर ऐसा होता है। बट एब्सोल्यूट कोई आपसे पूछना चाहेगा कि चार्ज क्या होता है, तब आप क्या जवाब देंगे? तो बेसिकली देखिए, कुछ ऐसे बहुत ही यूनिक और फंडामेंटल क्वांटिटीज है फिजिक्स में जिनका एक्चुअल डिफिनेशन अभी तक नहीं पता है। जैसे हम लोग मास को देखते हैं, तो मास के बारे में भी जैसे आपसे कोई पूछते हैं कि व्हाट इज मास, तो आप सीधा बताएं कि हाँ, क्वांटिटी एम्बेडेड बाय द इन द ऑब्जेक्ट, उसका जितना भी होगा वही उसका मास है, लेकिन वो प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। अब चार्ज के बारे में भी ये कहेगा कि हाँ, एक बिहेवियर शो करता है, रिपल्सन करता है, अट्रैक्शन करता है, लेकिन वो भी उसका पूर्ण डेफिनेशन नहीं है। तो इसका जो एक कंप्लीट डेफिनेशन हो सकता है वो ये है कि इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। ये भी इंट्रिंसिक का क्या मतलब होता है कि ये बिल्ड इन प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक मीन्स बिल्ड इन प्रॉपर्टी। बिल्ड इन का मतलब है कि आप इस प्रॉपर्टी को बेसिकली किसी भी चार्ज ऑब्जेक्ट से निकाल ही नहीं सकते। जैसे एलिमेंट्री चार्ज है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, क्या आप इलेक्ट्रॉन से उसके चार्ज जो है उसको निकाल सकते हैं? क्या प्रोटॉन से उसके चार्ज को निकाल सकते हैं? तो वो इसका इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, वो जब भी इलेक्ट्रॉन आएगा वो चार्ज लेके ही आएगा। तो ये बेसिकली किसी भी एलिमेंट्री पार्टिकल का तो नहीं, सारे के पास तो चार्ज नहीं होते, लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जैसे एलिमेंट्री पार्टिकल के बारे में हम कह सकते हैं कि इसका इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, आगे हम लोग इसके नेचर के बारे में जानते हैं। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस से एंड एक्सपेरिमेंट से साइंटिस्ट ने इसके नेचर के बारे में पता लगाने की कोशिश किया। तो बेसिकली उनके समझ में दो चीज आई कि चार्ज जो होते हैं वो दो तरीके का बिहेवियर शो करता है, और उस बिहेवियर के बेसिस पे ही उन्होंने इनका नेचर एस्टैब्लिश किया। जिसमें पहला हम लोग कह सकते हैं कि एक अलग तरीके का बिहेवियर है जिसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। दूसरा उससे जस्ट अपोजिट टाइप का बिहेवियर होता है जिसको हम लोग नेगेटिव चार्ज कहते हैं। तो ये जो प्रोटॉन आप देख रहे हैं, ये जो प्रोटॉन का बिहेवियर है वो ऐसा बताता है कि इस पे पॉजिटिव चार्ज है जिसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब है।
और ये कोई इलेक्ट्रॉन है जिस पे आपको बिहेवियर जो है वो जस्ट अपोजिट ऑफ द प्रोटॉन शो करता है, लेकिन चार्ज की वैल्यू आपको सेम दिखती है। इसकी चर्चा हम लोग अभी करेंगे कि ये बिहेवियर कैसे अपोजिट दिख सकता है। जैसे मान लीजिए ये एक बॉडी है, इसका मास m है, आपने किसी भी तरीके से इसको इलेक्ट्रीफाई करने का मतलब कि आपने इसको चार्ज किया, और चार्ज करने के बाद इस पे एक स्पेशल टाइप का बिहेवियर शो होने लगा है। और उस स्पेशल टाइप के बिहेवियर को जब देखा गया तो उन्होंने इसका नाम दिया कि इस बॉडी पे जो अभी बिहेवियर शो हुआ है उसके अकॉर्डिंग इस बॉडी को हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज बॉडी। अब ये चीज अपने मन में बैठा लीजिए कि जब भी मैं पॉजिटिव चार्ज बॉडी के बारे में कहूंगा तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी से सिर्फ एक ही सेंस आना चाहिए कि कहीं ना कहीं इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर होके किसी दूसरे बॉडी में चला गया है, और इस बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है। तो बेसिकली ये जो m मास का चार्ज बॉडी है ये एक इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट बॉडी है जिसके पास से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया है। और इसको समझने के लिए आप ऐसा समझिए, अगर हम पिछले सेक्शन में मैं आपको ले चलता हूं, अगर हम एक एटम के बेसिकली बाहरी स्ट्रक्चर को देखें तो आप जानते हैं किसी भी प्रोसेस के थ्रू आप आइदर इसको रब कीजिए या इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रखिए या फिर हीट कीजिए, किसी भी प्रोसेस में ज़्यादा से ज़्यादा आप यही कर सकते हैं कि इसके बाहरी सरफेस में से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन करवा सकते हैं। बाकी जो कोर में इसका प्रोटॉन है उसके साथ तो आप कुछ कर ही नहीं सकते जब तक आप न्यूक्लियर एक्टिविटी नहीं करेंगे। मतलब नेचुरली आप जो हम लोग इस अपने सराउंडिंग में कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो उसमें आपको बेसिकली इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर होता दिखेगा। न्यूक्लियस के साथ हम कुछ नहीं कर सकते। तो न्यूक्लियस के साथ जब कुछ कर नहीं सकते तो ओवरऑल अगर एक एटम न्यूट्रल है तो वो पॉजिटिव कैसे हो जाता है? आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये जो बॉडी था ये पॉजिटिव हुआ? इसका सिंपल सा सेंस है कि इलेक्ट्रॉन वहां से ट्रांसफर हुआ होगा। अब इलेक्ट्रॉन वहां से जब ट्रांसफर हुआ होगा तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन का नंबर घट गया, वो जो न्यूट्रलिटी थी वो खत्म हो गई, और ओवरऑल इस पे जो चार्ज एपियर होना था वो पॉजिटिव दिख रहा। तो सिंपल समझना है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट बॉडी का मतलब है कि ऑन अ बॉडी पॉजिटिव चार्ज इज नथिंग बट डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव एपियर होने का सिंपल मीनिंग है कि वहां इलेक्ट्रॉन का अभाव है। एंड दूसरा केस देख सकते हैं कि अगर मैंने किसी भी तरीके से किसी बॉडी पे चार्ज डेवलप कराया और इसका बिहेवियर जस्ट इसके अपोजिट आ रहा है तो हम वहां कहेंगे कि इस पे जो चार्ज है वो निगेटिव है। और निगेटिव होने का सिंपल मीनिंग यही समझना है किसी बॉडी पे कि इसके पास इलेक्ट्रॉन इफिशियंट है, मतलब इलेक्ट्रॉन अधिक मात्रा में है, कहीं ना कहीं से बाहर से अलग सिस्टम से आपको इस पे इलेक्ट्रॉन लाया गया है। ओके, अब लाने का सिनेरियो सिंपल हो सकता है। मान लीजिए आप में इस बॉल को जो पॉजिटिव चार्ज बॉल था और सेकेंड बॉल जो निगेटिव चार्ज बॉल था इनको किसी वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब आप जानते हैं कि जैसे ही वायर के थ्रू कनेक्ट किया, आपने प्रीवियस क्लासेज में जैसे 10th क्लासेज में भी ये पढ़ा जरूर होगा कि इन दोनों का यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज का एक बॉडी है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज का बॉडी है, इन दोनों में पोटेंशियल का डिफरेंस है। तो जैसे ही पोटेंशियल का डिफरेंस है, हालांकि इसकी चर्चा हम लोग आगे सेक्शन में जरूर करेंगे, अगर पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे अपियर होगा तो आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन में दिखना शुरू हो जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आ सकता है? डिफिशियंट टू इफिशियंट में तो आ नहीं सकता है। इलेक्ट्रॉन जब भी ट्रांजिट होगा तो कहां से कहां होगा? वो जो निगेटिव चार्ज बॉडी है जिसमें इलेक्ट्रॉन इफिशियंसी में है, अधिकतम है, वहां से कहां में आएगा? न्यूनतम। तो ऑलवेज इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होगा वो निगेटिव चार्ज बॉडी टू पॉजिटिव चार्ज बॉडी। इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि बहुत सारे इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग आगे करेंगे जिसमें आपको इसकी जरूरत होगी। बाकी आप खुद ही समझदार है कि पॉजिटिव की जब भी बातें होगी वहां इलेक्ट्रॉन पहले से ही डिफिशियंट है, तो फ्लो का तो कोई बात ही नहीं आता, ट्रांजिट का कोई बात ही नहीं आता। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं।
द नेक्स्ट सेक्शन हम लोग जो चार्ज का नेचर अभी अभी देखा है, दैट इज द पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इसको एक एक्सपेरिमेंट करके और एक्सपेरिमेंट किया गया उसके बिहेवियर से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये ग्लास रॉड है, ठीक है। इस ग्लास रॉड को आप एक वूलन क्लॉथ से रब करते हैं। आप जैसे ही इस ग्लास क्लॉथ को वूलन ग्लास रॉड को वूलन क्लॉथ से रब करते हैं और एक दूसरे ग्लास रॉड के संपर्क में जो खुद वूलन क्लॉथ से रब्ड है, जैसे ही उसके संपर्क में लाते हैं, इन दोनों के बीच एक इंटरेक्शन शुरू हो जाता है। और वो इंटरेक्शन का नेचर बेसिकली रिपल्सिव होता है। जैसे ही आप इन दोनों को, एक टुकड़े को एक साथ ऐसे लाएंगे, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल्स करना शुरू होगा, ठीक है। दूसरे एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या करते हैं कि एक प्लास्टिक का रॉड लेते हैं, सेम वूलन क्लॉथ से उसको रब करते हैं और एक ग्लास, जो प्रीवियस में आपने देखा था, ग्लास रॉड के सामने उसको लाते हैं जो कि पहले से ही रब है, और फिर हम लोग देखते हैं कि जैसे उन दोनों को करीब लाते हैं फिर से इंटरेक्शन शुरू होता है। लेकिन इस बार जो इंटरेक्शन होता है वो एक दूसरे को अलगाव की तरफ नहीं ले जाता, बल्कि एक दूसरे की तरफ खींचता है, बेसिकली अट्रैक्टिव नेचर का होता है, ठीक है। एंड तीसरे सेक्शन में हम लोग ये देखते हैं कि जब हम लोग इसी ग्लास रॉड को इसी प्लास्टिक रॉड के साथ लाते हैं, तो बेसिकली आपको यहां पे जो नेचर दिख रहा था फोर्स का, वही नेचर यहां पे भी दिखना शुरू होगा और ये दोनों आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के तरफ आना शुरू, ठीक है। अब सवाल आता है कि पहले सेक्शन में ऐसा क्या हो गया कि दोनों ग्लास रॉड एक दूसरे को रिपल्सिव नेचर के थ्रू इंटरेक्शन करने लगे। तो होता सिंपल ये है कि जैसे ही आपने वूलन क्लॉथ को इस पे रब किया होगा, इस पे आपको पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो गए, ठीक है। ये भी ग्लास रॉड है, इससे भी, इसको भी आपने वूलन क्लॉथ से ही रब किया है, इस पे भी कैसा चार्ज अपीयर होगा, पॉजिटिव चार्ज। और ये दोनों पॉजिटिव चार्ज जैसे ही एक दूसरे के इंटरेक्शन में आएंगे, वैसे ही क्या होगा, एक दूसरे से रिपेल, मतलब एक दूसरे से दूर जाने का प्रयास करने लगे। तो बेसिकली ये जो कॉज था वो था चार्ज जनरेशन के कारण, ठीक है। दूसरा जो केस था जिसमें आपने एक प्लास्टिक रॉड लिया और दूसरा प्लास्टिक रॉड लिया और दोनों को क्या किया है, बेसिकली रब कर दिया है सेम मटेरियल से, वूलन क्लॉथ से। तो इस पे भी आपको बेसिकली इस पे आपको बेसिकली क्या शुरू हो जाता है, निगेटिव चार्ज इंबेडेड हो जाते हैं, ठीक है। ये भी प्लास्टिक रॉड है, इस पे भी क्या होगा, आपको निगेटिव चार्ज कहीं ना कहीं से ट्रांसफर होके आ गया। अब जैसे ही दो निगेटिव चार्ज उसके पास आएंगे, ये फिर से एक बिहेवियर दिखाने लगा है, इस चीज का, रिपल्सिव नेचर का, कि इंटरेक्शन जो होगा बेसिकली वो इंटरेक्शन रिपल्सिव नेचर का, और दोनों एक दूसरे से दूर भागना चाहेंगे। और तीसरे सेक्शन में हमने ग्लास रॉड भी लिया है और प्लास्टिक रॉड भी लिया है, और दोनों रॉड को अब जो हम इंटरेक्शन करवा रहे हैं, तो इसके कारण हो क्या रहा है कि ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो रहा है और प्लास्टिक रॉड पे निगेटिव चार्ज अपीयर हो रहा है। और जैसे ही दोनों आपस में इंटरेक्शन करना शुरू करते हैं, एक दूसरे के तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी चार्ज की समझ में आने लगती है, इसको मैं कहने जा रहा हूं, आप इसको हमेशा ध्यान में रखेंगे कि लाइक चार्जेज रिपेल्स ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट। तो यहां पे क्या हो रहा था कि ग्लास रॉड्स पे लाइक चार्जेज अपीयर्स हुए, जिसके कारण आपको वो रिपल्सिव नेचर का फोर्स देखने को मिला है। और प्लास्टिक रॉड पे भी आपको लाइक चार्जेस, लाइक इलेक्ट्रॉन अपीयर हो गए, फिर से वो रिपल्सिव नेचर का दिख रहा है। लेकिन जैसे ही आप ये दोनों प्लास्टिक रॉड और ग्लास रॉड अपोजिट रॉड्स को ला रहे हैं, तो एक पे पॉजिटिव चार्ज अपीयर है, दूसरे पे निगेटिव चार्ज अपीयर है, इसलिए इनके बीच का जो इंटरेक्शन है वो कैसा हो जा रहा है, अट्रैक्टिव। तो हम यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म सीखने जा रहे हैं और इसको हमेशा याद रखेंगे कि लाइक चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल्स करते हैं
एंड अनलाइक चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट सेक्शन की तरफ मूव करते हैं। तो बेसिकली जब चार्ज को हम लोगों ने समझ लिया, उसके नेचर को जान लिया, ये देख लिया कि कैटेगराइज करके कि ये दो नेचर के होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, उसके बाद हम लोग इसके प्रॉपर्टीज को डिस्कशन करना शुरू करते हैं। बेसिकली चार्ज है, चार्ज की प्रॉपर्टी उसके बिहेवियर से डिसाइड होती है। बहुत तरह की बिहेवियर होते हैं। इस चैप्टर के अलावा भी बहुत सारे चैप्टर्स होंगे जहां पर आप उसके बिहेवियर को देखेंगे, लेकिन जो बेसिक प्रॉपर्टी है, बहुत ही फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, उसका डिस्कशन अभी हम लोग करेंगे। तो एक बहुत ही फंडामेंटल प्रॉपर्टी है चार्ज का, ये एडिटिव नेचर का होता है। अब ये एडिटिव नेचर का होता है, इसका क्या सेंस है? आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्जेस जो होते हैं ये स्केलर क्वांटिटी होते हैं। ओके, अब जब स्केलर क्वांटिटी होते हैं तो किसी भी सिस्टम में जब आप टोटल चार्ज उस सिस्टम का जानना चाहेंगे तो आप इसको सिंपल अलजेब्रिक सम कर दीजिए, एंड सिंपल अलजेब्रिक सम करने के बाद जो नेट चार्ज अपियर होगा, दैट नेट चार्ज विल बी द चार्ज ऑफ द बॉडी। अब इसका रीजन सिंपल है कि ये स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी अलजेब्रिक सम को ही, सिंपल अलजेब्रिक सम को फॉलो करता है। तो नेट टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल चार्जेस फ्रॉम विच इट इज मेड अप ऑफ। ये जितने चार्जेस से मिलके बना हुआ होगा उन सारे चार्जेस को सिंपल अलजेब्रिक सम कर दीजिए। जैसे मान लीजिए इस पे Q1, Q2, Q3, Qn तक चार्जेज एम्बेडेड है। वो आपसे कोई पूछेगा व्हाट विल बी द टोटल चार्ज ऑन इट, कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको सारे चार्जेज को एक साथ ऐड कर देने हैं, एंड दैट एडिशन विल गिव यू द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम। चलिए, ये इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी था। इसका एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसका नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। अब सबसे पहले हम इस टर्म को समझने का कोशिश करते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का मीनिंग ये होता है, मान लीजिए कोई भी क्वांटिटी है, अगर मैं ये कहता हूं कि ये क्वांटिटी क्वांटाइज्ड है, क्वांटाइज्ड होने का सिंपल मतलब है कि वो क्वांटिटी जिस तरीके से एक सिंपल नंबर वैरी करता है, सिंपल नंबर वैरी करने का मतलब ये होता है कि आप जैसे पहले से जानते होंगे कि 1 और 2 के बीच में आपसे कोई भी पूछेगा कि कितने नंबर से, आप सिंपल क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर पॉसिबल है, क्योंकि ये जो बिहेवियर है वो सारे के सारे नंबर को कैरी करेगा जो भी 1 और 2 के बीच में होगा। तो ये कंटिन्यूसली वैरिंग फंक्शन होगा जो भी उसके बीच में हम लोग अप्लाई करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी क्वांटिटी हो सकते हैं, कुछ ऐसा भी सिस्टम हो सकता है जो सारे कंटिन्यूअस वैल्यूज को अप्रोच ना करे, वो सारे कंटिन्यूअस वैल्यू को कंटेन ना करे। अगर कोई सिस्टम, अगर कोई क्वांटिटी इस तरीके का बिहेवियर करता है तो हम कहते हैं कि वो जो क्वांटिटी है वो बेसिकली क्वांटाइज्ड है, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली सारे वैल्यूज को अपने अंदर कंटेन नहीं करेगा, बल्कि आर्बिट्रेरी वैल्यूज को ये अपने अंदर कंटेन करेगा। जैसे हो सकता है 1 और 2 के बीच के वैल्यूज को ये करता हो 1.1 को करे, फिर 1.2 को करे, फिर सॉरी एक मिनट, अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे 1 और 2 के बीच इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ नंबर है। अब इसको देखेंगे कि अगर ये क्वांटाइज्ड होगा ये सिस्टम, तो ये हो सकता है कि सिर्फ 1.1 को करे, 1.2 को करे, 1.3 को करे, 1.4 को करे। लेकिन जैसे ही आप ये कहेगा कि कोई बच्चा कि ये 1.15 को भी कर सकता है क्या, तो आप बोलेंगे नहीं। और अगर ऐसा बिहेवियर किसी फंक्शन में, किसी भी क्वांटिटी में दिखा कि वो 1.15 को नहीं कर रहा है, सिर्फ 1.1 से सीधा जंप करके 1.2, फिर सीधा 1.3, तो इसके बाद सिंपल सी है कि वो सिर्फ और सिर्फ आर्बिट्रेरी वैल्यूज को ही अपने अंदर इंक्लूड कर रहा है। ठीक है, अब जैसे ही आर्बिट्रेरी वैल्यूज को इंक्लूड कर रहा है, इसका सिंपल मीनिंग है ये डिस्क्रीट होगा। डिस्क्रीट का मतलब है कि पार्टिकुलर वैल्यूज को ही अपने अंदर रखेगा, सारे वैल्यूज को अपने साथ नहीं रखेगा। तो चार्ज का ये बहुत ही बेसिक नेचर है कि वो भी डिस्क्रीट वैल्यूज को रखता है। जैसे इसको समझने के लिए ऐसे समझ सकते हैं आप, मान लीजिए आप सीढ़ी चढ़ के किसी फ्लोर पे जा रहे हैं, तो आप फर्स्ट फ्लोर पे जाना चाहते हैं और वहां पे मान लीजिए कि 10-15 सीढ़ी है। आप क्या करते हैं, पहला स्टेप डालते हैं,
फिर दूसरा डालते हैं, फिर तीसरा डालते हैं, फिर चौथा डालते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि कोई कहता कि 2.5वां स्टेप डालिए, 3.5वां स्टेप डालिए, 4.5वां डालिए। इसका क्या मतलब है? वहां पे जो भी पॉसिबल फंक्शन होगा वो ऐसा होगा कि फर्स्ट होगा, फिर सेकेंड को करेगा, फिर थर्ड को करेगा, फिर फोर्थ को करेगा। बीच में ऑल द वैल्यूज है उससे उसको कोई मतलब नहीं। सिंपल चार्ज के साथ भी है कि वो डिस्क्रीट वैल्यू को ही करेगा, कंटिन्यूअसली वैरिंग जैसा नहीं होगा। अभी इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे तो वहां से बहुत चीजें क्लियर हो जाएगी। अब जब ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें एक टर्म आता है कि द मिनिमम अमाउंट बाय विच इट चेंजेस इज इट्स क्वांटम। कोई भी क्वांटिटी अपना सबसे कम से कम वैल्यू जिससे वो चेंज कर सकता है। जैसे अभी एग्जांपल्स में हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे जो सबसे कम से वो चेंज कर रहा था वो था 0.1। तो 0.1 उस फंक्शन का हो सकता है कि क्वांटम हो। जैसे आप सीढ़ी वाला एग्जांपल ले रहे थे तो आपका क्या था, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप। इससे क्या होगा, ये जो 1 है वो आपका क्वांटम होगा, क्योंकि यही आपका मिनिमम अमाउंट है जिससे आपके फंक्शन में, जिससे आपके चार्ज के सॉरी किसी भी वैल्यूज के नेचर में चेंजेज आएंगे। तो उसको हम लोग बेसिकली क्वांटम बोलते हैं, जिसका सिंपल मीनिंग है कि इस मिनिमम अमाउंट से वो चेंज होगा, उसी को हम लोग क्वांटम बोल लेंगे। और अभी चार्ज का क्वांटम क्या होगा इसकी बातें हम लोग सिंपल अभी देखने जा रहे हैं कि चार्ज किस मिनिमम अमाउंट से वैरी कर सकता है। तो अगर किसी बॉडी पे चार्ज है, मैंने जस्ट अभी अभी आपको बताया कि चार्ज होने का सिंपल मीनिंग यही हो सकता है कि ये या तो आपको इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी के कारण हो या तो आपको इलेक्ट्रॉन इफिशियंसी के कारण हो। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होगा तो वहां पे आपको पॉजिटिव चार्ज दिखेगा, इफिशियंसी होगा तो निगेटिव चार्ज दिखेगा। और इसका सिंपल सा रीजन है इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन। सिंपल। तो वो जो क्वांटम हो सकता है बेसिक जिससे कोई बॉडी चार्ज होगा, दैट विल बी योर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, दैट इज योर क्वांटम ऑफ द चार्ज। और इसीलिए किसी बॉडी पे हम लोग टोटल चार्ज देखेंगे तो हम लोग सिंपल कह सकते हैं दैट विल बी इक्वल टू एन इंटू क्वांटम ऑफ द चार्ज, दैट इज एन इंटू ई। ओके, तो हम लोग यहां से सिंपली देखें कि कोई भी बॉडी पे जो टोटल चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा, जिसको हम लोग क्वांटम ऑफ चार्ज बोलेंगे। तो बेसिकली आज हम लोगों ने क्या सब सीखा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बिहेवियर कैसा हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज के कंडीशन क्या है, और भी कंडीशन क्या हो सकते हैं जो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। उसके बाद हम लोग चार्ज का डेफिनेशन सीखा, चार्ज क्या है, फिर चार्ज की प्रॉपर्टीज देखी, नेचर देखा, और उसके बाद इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने डिस्कशन किया है एडिटिव नेचर का, दूसरा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस का। अगले सेक्शन में हम लोग इसके और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जैसे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और इस चार्ज से उत्पन्न होने वाला जो फोर्स है इंटरेक्शन के कारण, उस फोर्स का न्यूमेरिकल वैल्यू, क्वांटिटेटिव एनालिसिस बाय कूलॉम्स लॉ, ये अगले सेक्शन में हम। धन्यवाद स्टूडेंट।